जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं एक प्रबंधन शास्त्र, मैनेजमेंट साइंस का एक छात्र होने के नाते ये कोरिलेशन बनाने का प्रयास करता हूं और ये सिद्ध करने का प्रयास करता हूं कि अब अमेरिका का पराभव शुरू हो गया है और अमेरिका अब वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं रह जाएगी। और ये मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल इवेंट से, हिस्टोरिकल डेटा से, तथ्यों से, जिससे आप भी सहमत होंगे, उससे सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारी मैनेजमेंट साइंस में या जीवन शास्त्र में भी हर व्यक्ति की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर देश की, हर समाज की चार परिस्थितियां होती हैं। जैसे जिसे हम लोग मार्केटिंग की लैंग्वेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका एक इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज जो होता है बड़ा संघर्षमयी होता है। अगर आप संघर्ष से निकल जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद ग्रोथ पीरियड आता है, बड़ी तेजी से ग्रोथ होती है। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड आता है और उसके बाद डिक्लाइन पीरियड आता है। यह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। इनिशियल स्टेज, ग्रोथ पीरियड, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में जीवन की चार अध्याय बताए गए हैं। बाल्यावस्था, बच्चा पैदा हुआ, 25 साल तक बाल्य जीवन का उसने आनंद लिया। फिर गृहस्थ आश्रम में गया 25 से 50, 50 से 75 तक वो वानप्रस्थ गया और उसके बाद वो सन्यास में चला गया। पुराने जमाने में राजा महाराजा राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते थे क्योंकि वो जानते थे कि जो ह्यूमन नेचर है उसके अनुसार बूढ़े होने पर उनके बच्चे, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, तो बच्चों को राजपाट सौंप के वो जंगल चले जाते थे और वही समाज के हित में बेहतर हुआ करता था। इसी प्रकार से देशों के और वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होते रहे हैं। वर्ल्ड की लीडरशिप चेंज होती रही है। आपने बड़े बड़े साम्राज्यों को उठते हुए देखा है और नष्ट होते हुए देखा है। रोमन एम्पायर को भी आपने उठते हुए देखा है और खत्म होते देखा है। लेकिन जब भी हम लोग एम्पायर्स की बात करते हैं और ये करते हैं कौन से देश वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर थे और सुपर पावर थे और आज उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा है और वो सामान्य देशों की तरह जीवन बिता रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। लेकिन हम भूल जाते हैं उसके पहले भी एक देश हुआ करता था विश्व के ऑर्डर में, जो कि वर्ल्ड लीडर था और एक बहुत बड़ी सुपर पावर था। वो कैसे सुपर पावर बना, कैसे उसने विश्व के ऊपर राज किया, कैसे उसकी ग्रोथ पीरियड आई, कैसे उसकी मैच्योरिटी आई और कैसे उसकी डिक्लाइन आई, और जो मूलभूत सिद्धांत प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है उसने कैसे सिद्ध किया और कैसे अमेरिका भी उसको सिद्ध कर रहा है, मैं इसको प्रूव करने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये बात आपको पता होगी कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अच्छा, जब खोज हो गई और ये पता चल गया कि अमेरिका उस समय इतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं था, डेवलप्ड एरिया नहीं था, और वहां पे मिनरल्स का बड़ा अकूत भंडार था। साउथ अमेरिका में अकूत भंडार था, कोलंबिया वगैरह में अकूत भंडार था सोने और चांदी का। अच्छा, स्पेन ने क्योंकि उस समय उसको एक प्रकार से आपदा में अवसर देख लिया था, और क्योंकि अमेरिका में जो मूल निवासी थे बड़े पिछड़े हुए थे, आदिवासी थे और वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, तो स्पेन ने वहां पे जाके अपनी फौज के, छोटी सी फौज के माध्यम से, उनकी अज्ञानता का फायदा उठाते हुए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कोलंबिया वाले इलाकों में जो सोने और चांदी के भंडार थे उन पे कब्जा कर लिया। अच्छा, ये भंडार बहुत बड़े बड़े थे, तो वहीं के लोगों को मजदूर बनाकर
वहीं के लोगों का शोषण करते हुए स्पेन ने सारा सोना और चांदी निकाला और उसको स्पेन ले गए। मानी बात है, जिसके पास आर्थिक पावर थी वो पावरफुल हो गया, स्पेन बहुत पावरफुल हो गया। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर स्पेन का कब्जा हो गया। और आप इसीलिए जानते हैं स्पेनिश भाषा जो है बहुत बड़े वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया में स्पेनिश बोली जाती है। तो वहां से वो सोना चांदी निकालते और उसके बाद पूरे विश्व में उसका एक्सपोर्ट करते, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग होती चली गई, क्योंकि उन्होंने जितने भी उनके एरियाज थे उससे पैसा भीषण रूप से कमाया। लेकिन अब उनकी नेक्स्ट एम्बिशन क्या होती है? जब आदमी का बहुत पैसा हो जाता है, उसकी नेक्स्ट एम्बिशन क्या होती है? उसकी नेक्स्ट एम्बिशन होती है विस्तार करना। तो स्पेन उसमें लग गया। अच्छा, विस्तार करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? सेना। सेना का आधुनिकीकरण, स्पेन उसमें लग गया, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत ज्यादा थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने आधुनिकीकरण करने और अस्त्र शस्त्र के मामले में हमें दूसरों से सुपीरियर होना है, और स्पेन ने कर लिया। अच्छा, जो सोने चांदी के भंडार थे अब धीरे धीरे वो डिप्लीट होने लगे। बल्कि चांदी के जो सिक्के होते थे उस जमाने में वो ये माने जाते थे कि स्पेन के सिक्के सबसे बेहतर होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन जब उनका करेंसी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी तो उनका एक्सपोर्ट इफेक्ट होने लगा। वो करते थे, सोना चांदी मंगाते थे। अच्छा, सोने चांदी मंगाने से स्पेन की जनता इतनी ज्यादा अमीर हो गई, रईस हो गई, कि उन्हें लगा कि हम ये काम वाम करना, छोटे मोटे काम करना हमारा काम नहीं है, ये तो बाहर वाले करें, बाहर वाले अपना माल बनाएं, हमारे यहाँ भेजें। हमारे पास इतना पैसा है कि जो मनाएगा इंपोर्ट करेंगे, खाएंगे, दारू भी पिएंगे, बाहर से चीजें मंगाएंगे, खाए पिएंगे, मस्त रहेंगे। तो काम करना उन्होंने छोड़ दिया। धीरे धीरे सोने चांदी के भंडार कम होने लगे, तो उन्होंने चांदी के अंदर फिर कॉपर मिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रांग होने लगी थी तो एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट ज्यादा हो गया। जब इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया और सेना का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो उन्होंने डेट लेने शुरू कर दिए, लोन लेने शुरू कर दिए। डेट बर्डन उनके बाद बहुत बढ़ गया, और डेट बर्डन उनका बढ़ने की वजह से यह स्थिति बन गई कि स्पेन को 4 बार बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। वो जो जिसका तूती बोलती है, जिसका डंका बोलता था। 1557, 1560, 1575 और 1596। और ये लोन इनको किसने दिया था? ये लोन दिया था कनाडा ने और बाकी देशों ने, यूरोप के देशों ने। तो स्पेन का जो प्रभुत्व था वो खत्म होता चला गया। कारण ओवर एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ध्यान न देना, अस्त्र शस्त्र के निर्माण में और विलासिता की चीजों पे खर्च करना, और उनका युग का अंत हो गया। अगला युग शुरू हुआ ग्रेट ब्रिटेन का, जहां सूरज नहीं डूबता था, हर जगह ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने भी वही गलती की। उन्होंने भी विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, सेना को मजबूत बनाना, सेना को मजबूत बनाना, और सेना को मजबूत बनाने के लिए वो भी डेट ट्रैप में आने लगे। बल्कि एक जमाना था जबकि वहां की करेंसी जो है वर्ल्ड करेंसी मानी जाती थी। उस समय तक भी अमेरिका उतना ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हुआ उसके बाद। इसी प्रकार से कारण उसका वही जो स्पेन का था, बहुत ज्यादा विलासिता, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, लोन बहुत ज्यादा लेना, क्योंकि अपनी डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना उनका उद्देश्य, विस्तारवाद, और उसकी वजह से पराभव। यही आप इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक होता है कछुए की गति से धीरे धीरे प्रगति करे, और एक होता है जो लंबी छलांग मारने के चक्कर में औंधे मुंह गिर जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनियों के पराभव का कारण यह हुआ है, उन्होंने बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम बना लिए, बहुत ज्यादा त्वरित विकास की कोशिश की और मुंह के बल गिर गए। स्पेन में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, यही यूएसएसआर में हुआ। एक जमाने में यूएसएसआर की तूती बोलती थी,
यूएसएसआर और अमेरिका की तूती बोलती थी। यूएसएसआर एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था और शीत युद्ध अमेरिका यूएसएसआर के बीच में चलता था। यूएसएसआर ने भी वही गलती की, उसने भी अपना सारा ध्यान जो है वो युद्ध सामग्री और युद्ध में मॉडर्नाइजेशन और अपने को शक्तिशाली बनाने में खर्च करना शुरू कर दिया। लोन बहुत ज्यादा लेने शुरू कर दिए और उसी वही उनके विघटन का कारण बना। यूएसएसआर टूट गया और उसकी जो महाशक्ति की पोजीशन थी वो डिप्लीट हो गई। अब वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर कौन बना? अमेरिका। अमेरिका ने भी वही गलती की जो स्पेन ने की थी, जो यूके ने की थी और जो यूएसएसआर ने की थी। वो भी विस्तारवाद में लग गया। उसने भी सारा पैसा अपना जो है वो सेना पे खर्च करना शुरू कर दिया। उसने भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ध्यान न देकर दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसका फायदा चाइना ने उठाया। चाइना ने पिछले 50 साल के अंदर अपने को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया और ऐसी स्थिति बना ली कि आज कोई भी देश विश्व का बिना चीन से माल मंगाए सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने केवल अपनी जो पावर दिखाने के लिए केवल अपनी सेना को बहुत मजबूत किया, युद्ध की जो संसाधन है उनको बहुत ज्यादा मजबूत किया और जैसे गल्फ कंट्रीज में आज की तारीख आप देख रहे हैं, सब देशों को अपने डिफेंस सिस्टम बेच बेच के लाखों करोड़ों रुपए कमाए, तो उनकी इकोनॉमी ज्यादातर डिपेंडेंट हो गई डिफेंस प्रोडक्शन पे। और आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की अगर $30 ट्रिलियन की मान लीजिए इकोनॉमी है तो $40 ट्रिलियन का उन पे लोन है। और जापान की अगर इकोनॉमी $4.25 ट्रिलियन की है तो आपको विश्वास नहीं होगा, उन पे लोन $10 ट्रिलियन का है। तो करीब करीब सारे देश, चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, भारत हो, विकास के चक्कर में सबने लोन लेने शुरू कर दिए और बेइंतहा लोन लेने शुरू कर दिए और ये सब आपस में बंध गए। और ये लोन कहां से लिए भाई? सब ले रहे हैं तो दे कौन रहा है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होगा जिसको कहते हैं बॉन्ड्स। भाई एक तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और एक आप एफडी में और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। तो आप मार्केट से पैसा उठाइए, मार्केट में हर देश के लोग लगाएंगे, उन्हें फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। तो अमेरिकन बॉन्ड में चाइना भी लगा रहा है, ब्रिटेन भी लगा रहा है, फ्रांस भी लगा रहा है, दूसरे देश, और चाइना के मार्केट में अमेरिका भी लगा रहा है। सब अपना बॉन्ड में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भारतवर्ष के अंदर बॉन्ड के रेट बहुत ज्यादा हैं, अगर 7% है तो अमेरिका के अंदर 4% है। तो मानी बात है कि अगर करेंसी के डिवेल्यूशन की बात छोड़ दी जाए तो इंडिया के अंदर बॉन्ड में पैसा लगाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये दूसरी बात है, करेंसी डिवेल्यूशन की वजह से वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी फ्लॉप होती है तो चाइनीज इकोनॉमी भी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जो बॉन्ड में पैसा लगा है वो चाइना का भी लगा हुआ है। अब एक दूसरे के को गिरने से बचाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। बॉन्ड मार्केट का फेल होना पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को फेल करने के लिए वो है। लेकिन जो गलती स्पेन ने की थी, जहां उसकी तूती बोलती थी, डंका बोलता था, उसका पराभव हुआ। फिर ब्रिटेन का पराभव हुआ, फिर यूएसएसआर का प्रभाव हुआ। आज के तारीख में वही गलती अमेरिका कर रहा है जो चाइना नहीं कर रहा है। चाइना का फोकस डिफेंस प्रोडक्शन में तो है, वो कॉम्पीट तो कर रहा है अमेरिका से, लेकिन वो सुपीरियर बनने के चक्कर में अपने सारे रिसोर्सेस को डिफेंस प्रोडक्शन में नहीं डाल रहा है, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहा है, जिससे कि अपनी इकोनॉमी को इतना सेल्फ रिलायंट बना ले कि वर्ल्ड इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट हो जाए और वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और स्पेन, यूएसएसआर और ब्रिटेन की गलती अमेरिका कर रहा है, और यही गलती उसने और ज्यादा आगे बढ़कर कर दी जब उसने ईरान पे इसराइल के साथ मिलकर युद्ध छेड़ दिया। तो जो एक बनी हुई हनक उसकी थी कि वो सुपर पावर है, और अब मानी बात है कि फाइनेंशियल लॉसेस भी होने शुरू हो गए। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें एक लगता था कि अमेरिका हमारा दोस्त है, उसके एयरबेसेज हमारे यहाँ हैं, हम उसकी वजह से सुरक्षित हैं, वो भी मिथ टूट गया। वहां की इकोनॉमी चरमराने लगी और वहां पे जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ने लगे। और अगर इस समय चाइना ये खेल खेल जाए कि अमेरिकन बॉन्ड मार्केट के अंदर अपने बॉन्ड रिडीम कराना शुरू कर दे, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला, और चल रहा है, चलेगा, ऐसा लगता है ईरान के भी वक्तव्यों से और अमेरिका के भी वक्तव्यों से,
तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड पावर चेंज होने वाली है और अगला सुपर पावर चाइना होने वाला है। अमेरिका फिर उसी रास्ते में जाने वाला है जिसमें स्पेन गया था, यूके गया था, यूएसएसआर गया था। और हमको, भारतवासियों को सबसे बड़ी चिंता यह है, वो सुपर पावर हमारे बगल में बैठा होगा और वो भी विस्तारवादी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल का ये युद्ध खत्म हो, जल्दी शांति स्थापित हो और विश्व की इकोनॉमिक ऑर्डर और जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर ना आए। लेकिन अमेरिका का सुपर पावर होना हमारे लिए जितना नुकसानदायक है, उससे 10 गुना नुकसानदायक होगा अगर चाइना सुपर पावर बन गया। और लगता है कि अमेरिका अपना सत्यानाश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तैयार बैठे हैं, जैसे बाकी स्पेन ने और यूके और यूएसएसआर ने किया था, मुझे ऐसा लगता है। और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो डिक्लाइन पीरियड है जिसमें अगर अपनी स्ट्रेटेजी को आप चेंज कर लें, अगर अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लें, तो हो सकता है डिक्लाइन को कुछ समय तक रोका जा सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।